नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ईयर। जी हाँ, ईएनटी का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ईयर। देखिएगा डियर, ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं और इसकी एमएसएन से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हल्की सी अगर बात करें हम ईयर की, तो बेसिक क्वेश्चन इसके पहला ही क्वेश्चन इसके फंक्शन से जनरेट हो सकता है कि ईयर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला काम होता है सर हेल्प्स इन हियरिंग। ये हियरिंग में हेल्प करता है, सुनने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा भी तो एक काम और होता है। बिल्कुल सर, इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। हेल्प्स इन बैलेंस इक्विलिब्रियम। जी हाँ, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में, इक्विलिब्रियम रखने में ये हेल्प करता है। कैसे करता है वो अभी आगे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो दो बेसिक फंक्शन हो गए, एक हियरिंग में हेल्प करना और एक बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में हेल्प करना। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ ईयर, ईयर का सबसे मुख्य फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा प्राइम फंक्शन होता है हियरिंग। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। इस तरह वो फंक्शन में भी प्राइमरी फंक्शन एंड एक्सेसरी फंक्शन पूछ सकता है। प्राइमरी फंक्शन एंड एक्सेसरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है हेल्प्स इन हियरिंग, जबकि एक्सेसरी फंक्शन होगा बैलेंस और इक्विलिब्रियम में हेल्प करना। अब आगे की बात करते हैं डियर। ईयर में जहां तक बात की जाए, ईयर के कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जहां से बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर? तो देखिएगा एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये रहा ईयर। अगर ईयर के पार्ट्स की जहां तक बात की जाए तो ईयर हैज थ्री पार्ट्स। ईयर हैज थ्री पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो होता है ईयर का दैट इज एक्सटर्नल ईयर। जी हां, यहां से लेके यहां तक का ईयर, इस जगह से लेके और यहां तक का ईयर, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर। इसे बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। जबकि यहां से लेके यहां तक का ईयर, दिस इज मिडिल ईयर। इसे मिडिल ईयर कहा जाएगा। और लास्ट वाला जो ईयर है दिस इज इंटरनल ईयर। इस तरह ईयर के थ्री पार्ट्स हो गए हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर या इनर ईयर। एक्चुअल में एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आता है देखिएगा। जो हिस्सा कान का बाहर विजिबल है, यस दिस वन एक्सटर्नल पिना, ईयर पिना, दिस इज नोन एज ईयर पिना। तो ये किसका पार्ट हुआ? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हुआ। प्लस ये जो कैनाल दिखाई दे रही है आपको, पाइपलाइन दिखाई दे रही है यहां से लेके यहां तक, जिसे ईयर कैनाल कहा जाता है, ये भी किसका पार्ट है डियर? ईयर कैनाल भी एक्सटर्नल का पार्ट है। तो एक्सटर्नल के दो पार्ट हो गए। एक तो पार्ट तो हो गया ईयर पिना और दूसरा पार्ट हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? एक्सटर्नल ईयर के होते हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईयर में। इधर से साउंड वेव्स कलेक्ट होगी, कलेक्ट होके इसमें डाली जाएगी, आके टकराएगी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से, ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से टकराने के बाद ये हड्डियां हिलेगी, ईयर ओसिकल्स हिलेगी। जी हां, ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स। तो एक तो हो गया टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, एक हो गया ईयर ओसिकल्स। क्लियर है? एक इनको हिलाने वाली, याद रखिएगा, मसल्स, ऑडिटरी मसल्स जिन्हें कहते हैं, जो इन बोन्स को मूव कराने में हेल्प करेगी, ऑडिटरी मसल्स। और फोर्थ चीज ये ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब। जी हां, ईयर ड्रम के अंदर मौजूद ईयर ओसिकल्स, इन्हें मूव कराने वाली ऑडिटरी मसल्स और इससे कनेक्टेड यूस्टेकियन ट्यूब, ये चारों पार्ट मिडिल ईयर में शामिल होते हैं। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इंफेक्शन हो गया है, बताइए क्या हुआ है? ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना या ओटाइटिस एक्सटर्ना? तो वो पार्ट पता होगा तो आप आराम से जवाब दे पाओगे। एक्सटर्नल ईयर में दो चीजें आती है, एक तो ईयर पिना और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जबकि मिडिल ईयर में चार चीजें आती है। सबसे पहले टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई ईयर ओसिकल्स, ईयर की हड्डियां, उसे हिलाने वाली ऑडिटरी मसल्स, और उस मिडिल ईयर से कनेक्टेड यूस्टेकियन ट्यूब जो नेजोफेरिंग से कनेक्टेड है। तो ये चार चीजें मिडिल ईयर में आती है। लास्ट में इनर ईयर।
इनर ईयर में दो बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक जो ये सर्कुलर पार्ट होता है इसे कहते हैं कोक्लिया, दिस इज नोन एज कोक्लिया, सर्कुलर पार्ट को कोक्लिया। और ये जो आधी आधी रिंग्स नजर आ रही है जिसे कहा जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इस तरह दो पार्ट हुए इसमें, एक हुआ आपका कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये दोनों किसमें शामिल होते हैं, इनर ईयर में शामिल होते हैं। यानी अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिएगा बेटा, मेंशन कर लेते हैं, ईयर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं देख लेते हैं। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर में पहला पार्ट होता है ईयर पिना, ईयर पिना। एंड द सेकंड पार्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, सेकंड पार्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सेकंड पार्ट होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब बात करें अगर हम मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर के अंदर, मिडिल ईयर है, सबसे पहले साउंड आके टकराएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम कहेंगे। इसके बाद बोन्स मूव करेगी यानी ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, उन्हें मूव कराने वाली ऑडिटरी मसल्स, उन्हें मूव कराने वाली ऑडिटरी मसल्स। और लास्ट में फेरिंग से कनेक्ट करने वाली यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब। इस तरह 4 चीजों को मिडिल ईयर में शामिल किया गया है। और लास्ट में जो आपका कंपोनेंट आता है इंटरनल ईयर, जी हाँ, द लास्ट वन इज इंटरनल ईयर या इनर ईयर। इनर ईयर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कोक्लिया। इनर ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट होता है कोक्लिया एंड द सेकंड पार्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, याद रखिएगा डियर। यहां और इजी कर दूं अगर मैं इसे, तो हम कहेंगे कि इंटरनल ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है कोक्लिया में और दूसरा किया गया है वेस्टिबुलर एपरेटस में, वेस्टिबुलर एपरेटस में, वेस्टिबुलर एपरेटस में। कोक्लिया इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग, इसका काम होता है हियरिंग, और जबकि इसका काम होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इस तरह ईयर के पार्ट समझ में आ गए कि ईयर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपके आ जाता है ईयर पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जबकि मिडिल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब, और इनर ईयर में कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। कोक्लिया का काम हियरिंग है और वेस्टिबुलर एपरेटस का काम बैलेंस का होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं ईयर के बारे में, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर बात करें हम ईयर की, कि ईयर कब बनना स्टार्ट होता है, ईयर कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, कब हमें सुनाई देने चालू हो जाते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, उनके बारे में भी देखने लग जाते हैं। देखिएगा, ईयर डेवलप्स, कान कब डेवलप होता है, ईयर डेवलप्स ईयर स्टार्ट डेवलपिंग ear starts developing on 20th day of gestation, जेस्टेशन के 20वें दिन। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के 20वें दिन
प्रेगनेंसी के 20वें दिन कौन बनने लग जाता है? प्रेगनेंसी के 20वें दिन हमारा ईयर बनने लग जाता है, याद रखिएगा 20 से 22वें दिन बनने लग जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कौन से दिन से हमें सुनाई देने लग जाता है, कौन से दिन से हमें सुनाई देने लग जाता है, तो हियरिंग स्टार्ट्स ऑन 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। इससे 20th से 22nd कर लीजिएगा, 20वें से 22वें दिन हमें अगर दोनों आए तो 22वां दिन सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रायोरिटी उसे दीजिएगा। 20वें से 22वें दिन कान बनना चालू हो जाता है और हियरिंग स्टार्ट्स ऑन 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। जी हाँ, जेस्टेशन के 20वें सप्ताह में हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ बेसिक 2 पॉइंट, खास पॉइंट थे जिनके बारे में हमें जानना ज्यादा जरूरी था। अब एक एक ईयर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर को पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट आप सभी जानते हैं, दैट इज ईयर पिना, दैट इज नोन एज ईयर पिना। ये एक रूडिमेंट्री पार्ट होता है, अवशेषी पार्ट है, इट इज रूडिमेंट्री पार्ट। कभी ये बहुत बड़ा रहा होगा, कभी इसका काम मक्खी तक उड़ाना रहा होगा, लेकिन आज नहीं है। धीरे 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 इसके पार्ट्स काम छीन लिए गए। इसके काम हाथ ने हथियाले, कभी हम चौपाए थे, फिर हम पैरों पे खड़े हो गए तो हाथ ने इसके काम छीन लिए। लेकिन सर रूडिमेंट्री है तो पूरी तरह गायब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसे काम दे दिया गया है, इसे गायब होने से बचा लिया गया है। क्या काम दे दिया गया है? इसके अगर गौर से देखें तो बहुत सारे एलिवेशंस हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस हैं। साउंड वेव्स आके इन एलिवेशन डिप्रेशन से टकराती है और सारी डायरेक्ट होके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में घुस जाती है। इसका मतलब इसका काम दे दिया गया है, इसे फंक्शन दे दिया गया है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जी हाँ, आज की तारीख में इसका काम है, इसलिए ये पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ये इसका फंक्शन है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। अगर गौर से देखें तो इट हैज एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, इट हैज एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। इसके ऊपर बहुत सारे एलिवेशंस और डिप्रेशंस पाए जाते हैं। और याद रखिएगा डियर, ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस, ये एलिवेशंस और डिप्रेशन यूनिक होते हैं। दीज आर यूनिक इन ईच इंडिविजुअल, यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। जिस प्रकार फिंगरप्रिंट 2 लोगों के सेम नहीं होते, जिस प्रकार प्यूपिल ओपनिंग, प्यूपिल की जो स्ट्रक्चर है वो 2 लोगों में सेम नहीं होती, उसी प्रकार 2 लोगों के अंदर एक्सटर्नल ईयर पे पाए जाने वाले एलिवेशंस और डिप्रेशंस सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। और ये कुछ खास स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर देते हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं ये एलिवेशन और डिप्रेशन, उनके बारे में भी देखिएगा कि एलिवेशन और डिप्रेशन कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये देखिएगा डियर, अगर गौर से देखा जाए तो ईयर की रिम पे, कान की रिम पे जो एक बड़ा सा एलिवेशन पाया जाता है उसे कहते हैं हेलिक्स। द एलिवेशन एट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रिम इज नोन एज हेलिक्स कहा जाता है। इस हेलिक्स के जस्ट ऑपोजिट यहां देखिए कि दूसरा जो उभार पाया जाता है उसे कहते हैं एंटी हेलिक्स। बाहर वाला हुआ हेलिक्स, हेलिक्स के बाद सेकंड नंबर का जो उभार हुआ उसे कहते हैं एंटी हेलिक्स। ये देखिएगा यहां पे ये जो खड्डा है, ये जो डिप्रेशन है, इसे कहा जाता है कोंका। दिस इज नोन एज कोंका, इसे कोंका कहा जाता है। यहां एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और इस कैनाल की चौकीदारी करने के लिए एक छोटा सा एलिवेशन है जिसे कहते हैं ट्रेगस, और इस ट्रेगस के ऑपोजिट वाला एलिवेशन कहलाता है एंटी ट्रेगस। हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें हेलिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हेलिक्स क्या होता है, हमें ट्रेगस के बारे में पता होना चाहिए और कोंका के बारे में पता होना चाहिए। चारों तरफ वाली रिम कहलाती है, जवाब मिलेगा हेलिक्स कहलाती है, प्लस ये जो उभार है जो एक्स्ट्रा चौकीदारी कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, उसे कहा जाता है ट्रेगस, उसे ट्रेगस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात की जाए तो ये जो बड़ा सा डिप्रेशन है, सबसे बड़ा डिप्रेशन, इसे कोंका कहा जाता है। और नीचे जो ये चीज लटक रही है दैट इज नोन एज लोब्यूल। ये 4 पार्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिएगा। सबसे पहली चीज, जब भी राइनोप्लास्टी की जाती है या टिम्पेनोप्लास्टी की जाती है तो कार्टिलेज चाहिए होती है, तो वो कार्टिलेज कहां से लेके जाते हैं?
वो ट्रेगस से लेके जाते हैं। ईयर पिना पूरी कार्टिलेज का बना हुआ है, ये बोन से नहीं बना, कार्टिलेज से बना है। आप आराम से इसे स्क्वीज कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। विच कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ट्रेगस की कार्टिलेज को राइनोप्लास्टी और टिम्पेनोप्लास्टी की रिपेयरिंग के दौरान काम में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं लोब्यूल की। लोब्यूल का यूज सभी को पता है सर, बिल्कुल यहां से यहां, यहां से यहां। जी हाँ, एनजी ट्यूब को नापते समय, एनजी ट्यूब, जब आप एनजी ट्यूब कितना इंसर्ट करना है उसकी लेंथ को मेजर करते हैं इंसर्शन से पहले, तो याद रखिएगा बेटा, नोज टू ईयरलोब, ईयरलोब टू जिफॉइड, यूं लेके जाते हैं। यानी ईयरलोब हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब बिफोर इट्स इंसर्शन। इंसर्शन से पहले एनजी ट्यूब की लंबाई को नापने में यह हेल्प करता है। एक चीज और, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिन लोगों को लेप्रोसी हो जाती है उसके जब सैंपल लेते हैं इनिशियली, तो वो 6 साइड से लिए जाते हैं, याद रखिएगा। 2 एल्बो से, राइट लेफ्ट से, 2 नी से, और 2 ईयर लोब से। यानी ईयर लोब इनिशियल साइट ऑफ लेप्रोसी स्पेसिमेन है। लेप्रोसी का स्पेसिमेन की सबसे शुरुआती साइट में से कौन शामिल है? ईयर लोब शामिल है, ये याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट है यहां के, मेंशन कर देते हैं। हमने कहा कि एलिवेशंस पाए जाते हैं और डिप्रेशंस पाए जाते हैं, तो यूनिक हैं। कौन कौन से, एक बार उनका एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार उनका एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस हैं। एग्जांपल एलिवेशंस और डिप्रेशंस के, हमने कहा चारों तरफ की बाउंड्री क्या कहलाएगी? हेलिक्स कहलाएगी। प्लस एक कॉन्का होगा, डिप्रेशन होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का चौकीदार कौन होगा? ट्रेगस होगा। और नीचे, सबसे नीचे कौन हैंग कर रहा होगा? ईयर लोब कर रहा होगा। ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। अगली चीज, ईयर पिना मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि ईयर पिना कौन सी कार्टिलेज का बना होता है, तो जवाब आएगा कौन सी कार्टिलेज का बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा डियर, ट्रेगस कार्टिलेज इज यूज्ड फॉर, ट्रेगस कार्टिलेज इज यूज्ड फॉर, ट्रेगस की कार्टिलेज को काम में लिया जा सकता है। कहां कहां काम में लिया जा सकता है? ट्रेगस कार्टिलेज इज यूज्ड फॉर राइनोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी में एंड टिम्पेनोप्लास्टी में। राइनोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी में किसको काम में लेते हैं? ट्रेगस की कार्टिलेज को काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन निकल के आता है। ईयर लोब के से भी ये क्वेश्चन आता है। ईयर लोब हेल्प्स इन एनजी ट्यूब लेंथ मेजरमेंट, एनजी ट्यूब लेंथ मेजरमेंट बिफोर इंसर्शन। एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले उसकी लेंथ नापी जाती है। उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें ईयर लोब हेल्प करता है। एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री इनिशियल स्पेसिमेन 6 साइट्स, शुरुआत का स्पेसिमेन लेने की 6 जगह होती है, जिसमें 2 तो हो गए आपके ईयर लोब्स, 2 होगी आपकी एल्बोज एंड 2 नीज। इस तरह टोटल 6 साइट्स होती है जहां से इसका स्पेसिमेन लिया जाता है। इट मींस ईयर लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री का एक स्पेसिमेन लेने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। ये हल्की सी जानकारी हुई ईयर लोब के बारे में। अब काम की चीज देखिएगा डियर, ईयर लोब से एक बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर किसी का ईयर लोब प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा एनोटिया, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ईयर लोब, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ईयर लोब।
अगर ईयर पिन्ना मौजूद ही नहीं है, अगर कान या कान का पिन्ना मौजूद ही नहीं है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे एनोटिया कहा जाएगा, माइक्रोटिया। अगर हद से छोटा ईयर है तो उसे माइक्रोटिया कहा जाएगा, वेरी स्मॉल ईयर पिन्ना। अगर किसी का ईयर पिन्ना हद से ज्यादा छोटा है तो उस घटना को माइक्रोटिया कहा जाएगा। अब देखिएगा बेटा, एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कॉलीफ्लावर ईयर, गोभी जैसा कान, या मैं बोलूं तो बॉक्सर ईयर, या मैं बोलूं तो रेसलर ईयर। जो लोग कुश्ती करते हैं, जो लोग रेसलिंग करते हैं, उनका कान याद रखिएगा बेटा, एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। उस कान को एक खास नाम से जाना जाएगा और वो नाम होगा बॉक्सर ईयर, कॉलीफ्लावर ईयर। ये देखिएगा, इन दोनों ही बॉक्सर्स के कान को देखिएगा, आपको नजर आएगा कि कान नॉर्मल शेप साइज का नहीं है। ऐसा लगता है कि गोभी जैसा कान हो गया है, कॉलीफ्लावर जैसा, एक फूल गोभी जैसा कान हो गया। याद रखिएगा बेटा जी, इसे कॉलीफ्लावर ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बचपन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब बॉक्सर्स आपस में भिड़ते हैं, जब रेसलर आपस में भिड़ते थे, एक दूसरे के कान को होल्ड करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी जो कार्टिलेज होती है ईयर की, उसकी डीजनरेशन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, और उनके खत्म होने से कान इस शेप के हो जाते हैं। तो इस घटना को कहा जाता है बॉक्सर ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर कहा जाता है। तो बॉक्सर ईयर या कॉलीफ्लावर ईयर क्यों होता है, उसका कारण भी समझ में आ गया, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज। इसका कारण होता है ड्यू टू degeneration of cartilages, degeneration of ear pinna cartilage। अगर ईयर पिन्ना की कार्टिलेज का डीजनरेशन हो जाता है तो याद रखिएगा, उसके डीजनरेशन से होने वाली प्रॉब्लम को किस खास नाम से जाना जाएगा? उससे बोला जाएगा कॉलीफ्लावर ईयर के नाम से बोला जाता है। आगे बात करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो ईयर पिन्ना का रिकंस्ट्रक्शन भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, ईयर पिन्ना रिकंस्ट्रक्शन, ईयर पिन्ना का रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, और इट शुड बी डन आफ्टर 6 इयर्स ऑफ एज, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ एज, 6 साल की उम्र के बाद। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय ईयर अटेन एडल्ट साइज, 6 साल के बच्चे का कान 6 साल के बाद, यानी 7 साल का हो गया बच्चा, तो याद रखेगा उसका कान एडल्ट साइज अटेन कर लेता है। यानी आज जो हमारी कान जिस साइज में है, हम जब 7 साल के थे तब हमारे कान लगभग इस साइज के हो गए थे। इसलिए 7 साल के बाद उसके कान का फॉर्मेशन किया जा सकता है, क्योंकि अगर पहले किया तो पता चला कान छोटा पड़ गया, चेहरा बड़ा हो गया। 7 साल के बाद वो चेहरे पे सूट करते हैं, कान उतने ही रहते हैं। इसलिए ईयर पिन्ना को यूजुअली किस एज ग्रुप के बाद में कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो जवाब निकल के आएगा 6 से 7 साल, आफ्टर 6 इयर्स उसके ईयर पिन्ना का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं डियर, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कंप्लीट हुआ। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के बाद सेकंड बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल गौर से देखा जाए तो ये अगर ईयर पिन्ना है तो ये जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस कहा जाता है, और अंदर ये जाके टकराता है टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से। दोनों के बीच की जो कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जिसके ऊपर ट्रेगस लगा है, एक्सटर्नल यानी ओपनिंग बोल दो, एक्सटर्नल ऑडिटरी ओपनिंग और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के बीच की जो पाइपलाइन है उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिटवीन, और शेप कैसी होती है? एस शेप, कभी भी सीधी नहीं होती, एस शेप्ड की पाइप होती है, जिसकी लेंथ होती है डियर 25 mm, 25 mm, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूबलाइन, एक पाइपलाइन होती है, विच इज बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। इस छेद को कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। एक इंटरनल ऑडिटरी मिएटस और आएगा जिसमें से क्रेनियल नर्व नंबर 8 निकल के जाती है, उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस ये हो गया, और इंटरनल ऑडिटरी मिएटस में से इनर ईयर में से 8th क्रेनियल नर्व निकल के ब्रेन की तरफ जाएगी।
बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस एंड ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो कैनाल होती है, पाइपलाइन होती है, उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। ये वर्ड याद रखेगा। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की खासियत ये होती है कि इट इज फिल्ड विथ, अच्छा एक हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो डियर हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन ये एस शेप होगा। इसका मतलब कभी भी आप इधर से झांकोगे तो आपको डायरेक्ट ईयर ड्रम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्यूब कैसी होती है, ये एस शेप होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो आपको कभी भी ईयर ड्रम नजर नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो जब ईयर ड्रॉप्स डालते हैं तो आपको इस ईयर को पुल करके ईयर कैनाल की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। वो डायरेक्शन कौन सी करते हैं वो भी देख लेते हैं हम कि कौन सी डायरेक्शन की जाएगी अगर इस ईयर को काम में लेंगे तो। डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनर यहां से हर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डायरेक्शन ऑफ ईयर पिन अप पुलिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ईयर ड्रॉप्स, और किसी कैविटी में ड्रॉप्स वगैरह डालना, उस एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड को क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन। फॉर इंस्टिलेटिंग ईयर ड्रॉप्स, अगर इंस्टिल करना है ईयर ड्रॉप्स को तो कान के खींचने की डायरेक्शन, ईयर पुलिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखिएगा एक डायग्राम से, छोटे से डायग्राम से अगर हम क्लियर करें तो इमेजिन कीजिएगा है कि एक फेस है, इधर एंटीरियर साइड है, ये उसका नोज है, ऐसा करके मैंने 3 बना दिए हैं। जी हाँ, एक एज है लेस देन 3 इयर्स, इसकी उम्र है लेस देन 3 इयर्स, 3 साल से छोटी। इसकी उम्र है मोर देन 3 इयर्स एंड इट इज एडल्ट। तो ईयर पुन्ना की डायरेक्शन क्या होगी, एडल्ट यानी बड़ा। याद रखिएगा एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, बैकवर्ड सारे खींचे जाएंगे। हाँ, हर कान को पीछे खींचा जाएगा। एवरी ईयर विल बी पुल्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड तो खींचना ही खींचना है। अब बैकवर्ड के साथ कौन सी डायरेक्शन, वो क्वेश्चन का जवाब देगा। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट यानी बड़ा, तो बैकवर्ड के साथ कौन कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। जी हाँ, बैकवर्ड एंड अपवर्ड यानी इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा कान को, पीछे और ऊपर की तरफ। अगर बात करें 3 साल से बड़ा बच्चा है तो केवल बैकवर्ड होगा। अगर 3 साल से छोटा बच्चा है, इफ द चाइल्ड इज बिलो 3 इयर्स, तो याद रखिएगा उसके ईयर पिना की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड के साथ साथ डाउनवर्ड। जी हाँ, बैकवर्ड के साथ साथ डाउनवर्ड यानी कान के खींचने की डायरेक्शन ये वाली होगी। अगर आप एडल्ट है तो यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ, अगर छोटा बच्चा है तो यहां से पकड़ के नीचे की तरफ, और अगर 3 साल का बच्चा है तो बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे, 3 साल से बड़ा है तो। अगर बाई चांस ऑप्शन में ये ना मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देनी है, अगर ये ना मिले तो याद रखेगा लाइक एडल्ट, तो फिर आपको इसे किसकी तरह ट्रीट करके जवाब देना है, एडल्ट की तरह ट्रीट करके जवाब देना है। ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी बैकवर्ड पुल करना, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपकी बेहतर प्रायोरिटी होगी कौन सी साइड में पुल कर लेना, एंटीरियर साइड में पुल कर लेना। ये बात का हो गई बेटा जी। अगर ईयर ड्रॉप्स एडमिनिस्टर की जा रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जहां तक बात है, इट इज फिल्ड विथ सिरुमन। याद रखिएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज फिल्ड विथ ईयर वैक्स। जिस पदार्थ से भरी रहती है उस पदार्थ को ईयर वैक्स कहा जाता है। और इस ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है, इसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स या दूसरी जो बेकार की चीजें होती है जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को जाके डैमेज कर सकती है, तो उनको रोक देना। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, उन चीजों को अपने अंदर ही होल्ड कर लेता है, उन्हें अंदर ईयर ड्रम तक नहीं जाने देता, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन तक नहीं जाने देता। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि अच्छा ये रोक तो लेता है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो गौर से सुनिएगा डियर, इसके कंपोजिशन में सबसे पहली चीज जो सेल्स पाई जाती है हमारे ईयर में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, स्क्वेमस एपिथेलियम। जी हाँ, एक्सफोलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल झड़ती है, एक्सफोलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल शेड ऑफ हो रही है, झड़ रही है, याद रखिएगा वो ईयर वैक्स का निर्माण करेगी, एक्सफोलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। दूसरा,
सीरुमिनस ग्लैंड से निकलने वाला सीरुमन प्लस सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम, ये तीन लोग मिलके और ईयरवैक्स बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन किसके द्वारा बनाया जाता है? सीरुमन के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा सीरुमन, जी हाँ, 90% पार्ट ऑफ ईयरवैक्स इज मेड अप ऑफ सीरुमन। बाकी सीबेशियस ऑयल का, सीबम का काम होता है, और जड़ी हुई स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स भी इसी का एक कंपोजिशन बनाती है। काम इसका प्रोटेक्शन होता है। कई बार जब ये हद से ज्यादा पैक हो जाता है, भर जाता है, तो हमें सुनने में दिक्कत आती है। इस समय इस ईयरवैक्स को रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा। और जो केमिकल काम में आते हैं, ईयरवैक्स रिमूविंग केमिकल्स, जो केमिकल्स ईयरवैक्स को रिमूव करने के काम में आते हैं, उन्हें कहा जाता है सिरुमिनोलाइटिक। सिरुमिनोलाइटिक्स कहा जाता है केमिकल्स विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ इन लाइसिस ऑफ सीरुमन या ईयरवैक्स आर बेटर नोन एज सिरुमिनोलाइटिक। और इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जी हाँ, जिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप बात करते हैं इनर ईयर को, सॉरी मिडिल ईयर को, कान के पर्दे को या ईयरवैक्स को दूर करने के लिए, वो एक सिरुमिनोलाइटिक एजेंट है। वो सीरुमन को रिमूव कर देता है, इसके केमिकल कंपोजिशन को तोड़ देता है, जिससे आसानी से उसका ड्रेनेज हो सकता है। ये बात हुई ईयरवैक्स की। एग्जामिनर एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मौजूद फॉरेन बॉडी का, कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कोई फॉरेन बॉडी इंपैक्ट हो गई है, कोई फॉरेन बॉडी जाके जमा हो गई है, तो आप किस तरह उसे रिमूव करेंगे? अगर फॉरेन बॉडी चली गई है, सपोज कि एक बैक्टीरिया चला गया है या कोई इंसेक्ट चला गया है, या फिर मैं बात करूं तो एक खाने की चीज चली गई है, या फिर बोला चला जाता है कि बैटरी चली गई है या च्युइंगम चली गई है, ऐसे केस में उसे किस तरह रिमूव किया जाएगा? तो देखिएगा, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज है जो अंदर इंसर्ट हुई है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में फर्स्ट अगर कोई इंसेक्ट है, तो सबसे पहले मिनरल ऑयल यूज किया जाएगा। सबसे पहले मिनरल ऑयल यूज किया जाएगा टू इमोबिलाइज इंसेक्ट। मिनरल ऑयल से इंसेक्ट जो होगा वो इमोबिलाइज हो जाएगा, याद रखेगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, और देन आफ्टर उसको रिमूव किया जाएगा। देन आफ्टर उसका रिमूवल किया जाएगा, रिमूवल ऑफ इंसेक्ट। वो कैसे करेंगे वो फिर आगे की बात है, ईयर इरिगेशन के द्वारा, रिमूवल ऑफ इंसेक्ट बाय इरिगेशन। सबसे पहले आपने उसका इमोबिलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। अगर फॉरेन बॉडी घुस गई है, अगर वो इंसेक्ट है, तो सबसे पहले इमोबिलाइज करना, देन रिमूवल ऑफ इंसेक्ट बाय इरिगेशन, ईयर इरिगेशन करके और उस कीड़े को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा, क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, वो अभी बात करेंगे हम। पहला बात तो हो गया इंसेक्ट का। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सेकंड, अगर मान लीजिए वो कोई बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते कोई बैटरी डाल दी अंदर, तो याद रखिएगा नो इरिगेशन। एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यार आपने इरिगेशन कर दी तो बैटरी स्वेलअप हो जाएगी, बैटरी फूल के फट जाएगी, बैटरी के अंदर का जो लेड वगैरह है, सीसा वगैरह है, वो ईयर के अंदर ही स्प्लिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेड चला जाएगा बॉडी के अंदर। तो उससे रोकने के लिए, बैटरी को फटने से रोकने के लिए नो इरिगेशन किया जाता है। हाँ, अगर गलती में किसी ने मजाक में किसी के कान में च्युइंगम डाल दी, तो याद रखिएगा उससे हटाने के लिए, उससे चिपकन को हटाने के लिए एसीटोन काम में लिया जाएगा। एसीटोन इज यूज्ड टू रिमूव च्युइंगम फ्रॉम ईयर और फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर फूड पार्टिकल्स हैं, अगर कोई फूड पार्टिकल था, तो फूड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यूजुअली कुछ नहीं किया जाता, इट इज सेल्फ लिमिटिंग विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में वो फूड पार्टिकल्स खुद ब खुद स्वेल हो जाता है, ठीक है। ईयरवैक्स से, कान के फ्लूइड से वो भर जाता है, स्वेल हो जाता है, बिखर जाता है, और धीरे धीरे वो खुद ब खुद क्या कर जाएगा, बाहर आ जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा। अब क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है सर, आपने एक को इरिगेट नहीं किया बैटरी को, आपने च्युइंगम के लिए एसीटोन डाला, एसीटोन किससे डाला? आपने फूड पार्टिकल्स को नहीं निकाला, वो खुद आ गया। इंसेक्ट को पहले आपने मिनरल ऑयल डाला, तो किससे डाला? फिर उसे रिमूव किया, तो किससे रिमूव किया? तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल ईयर में, ऑडिटरी कैनाल में से चीजों को रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से
चीजों को रिमूव करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनके नाम भी मेंशन कर लीजिएगा आप और उनकी इमेजेस भी देख लीजिएगा कौन कौन सी काम में ली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए जो सिरिंज काम में आती है उसे कहा जाता है असेप्टो सिरिंज। दिस सिरिंज इज बेटर नोन एज असेप्टो सिरिंज कहा जाता है। याद रखिएगा बेटा, इस सिरिंज को एक खास नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से? जो पीछे सिरिंज कही थी उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे असेप्टो सिरिंज के नाम से जाना जाएगा। प्लस एक फोर्सेप जिसका नाम क्या होगा? एलिगेटर क्रोकोडाइल फोर्सेप। याद रखिएगा, बॉडी में बहुत सारी जगह ये फोर्सेप काम में ली जाती है। कोई भी ऐसा फोर्सेप जिसका मुंह आगे से बहुत लंबा हो, पतला हो, उसे एलिगेटर फोर्सेप कहते हैं। तो ये ईयर एलिगेटर को या क्रोकोडाइल फोर्सेप होती है, जबकि ये आपकी कौन सी सिरिंज होती है? असेप्टो सिरिंज होती है। आगे बढ़े तो ईयर क्यूरेटेज, यहाँ छोटे से चम्मच जैसी दादियां नानियां अपने की चेन में रखती है इसको, कान को क्लियर करने के लिए, वैक्स को हटाने के लिए, इसे ईयर क्यूरेट कहते हैं। ये रही आपकी एलिगेटर फोर्सेप। और ये देखिए आगे जाके 90 डिग्री पे घूम जाता है, इसे राइट एंगल हुक कहते हैं। राइट एंगल हुक कहा जाता है। और ये सक्शन टिप होते हैं, सक्शन मशीन पे लगा दिए जाते हैं, ईयर सक्शन टिप होते हैं। ये बेसिकली कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें काम में लिया जा सकता है। और ये मिडिल ईयर की टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को अंदर तक देखने के लिए बेटा जी ओटोस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ओटोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट याद होना जरूरी है, इनकी इमेज याद होना जरूरी है। ओटोस्कोप आपके सामने है। एक होता है राइट एंगल हुक जो सीधा सा हुक होगा और आगे जाके 90 डिग्री पे घूम जाएगा। एक होगा ईयर क्यूरेट, चम्मच जैसी स्ट्रक्चर होगी। एक सक्शन टिप होगा सिंपल सा, क्लियर है। इसके अलावा एसेप्टो सिरिंज होगी, ईयर इरिगेशन के लिए सिरिंज काम में ली जाएगी। और एक एलिगेटर फोर्सेप होगा। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, क्लियर है जी। अब देखिएगा डियर, नेक्स्ट लास्ट पोर्शन जो निकल के आता है, एक छोटी सी टर्म है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना नाम से पता चल रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर को ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज एक बैक्टीरिया होता है बेटा जी। मोस्ट कॉमन कॉज इज ए बैक्टीरिया बेटर नोन एज सूडोमोनास। जिसे सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? तो जवाब आएगा आपके ओटाइटिस एक्सटर्ना का। राइनाइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है राइनोवायरस, सेकंड चॉइस इज एडिनोवायरस। साइनोसाइटिस का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ओटाइटिस एक्सटर्ना का सबसे बड़ा कारण होता है सूडोमोनास। अगर आपको एक्सटर्नल ईयर को क्लीन करना है, याद रखिएगा एक्सटर्नल ईयर की क्लीनिंग करनी है, एक्सटर्नल ईयर क्लीनिंग, अगर आपको एक्सटर्नल ईयर की क्लीनिंग करनी है तो सबसे अच्छे तरीका होगा फ्रॉम कॉर्नर ऑफ सोपी टॉवेल। एक टॉवेल जिसके किनारे पे साबुन का पानी लगा होगा, उससे एक्सटर्नल ईयर को क्लीन करना यह सबसे बेहतर चीज होगी। एक्सटर्नल अगर ईयर को, ईयर पिना को आप क्लीन करना चाहते हैं तो, क्लियर है बेटा जी। चलिएगा, इस तरह यहां पे कंप्लीट होता है आपका पहला पार्ट ईयर का, एक्सटर्नल ईयर।